रूस और ईरान दोनों हमेशा से ही पश्चिमी जगत की नजरों में खटकते रहे हैं। इसके चलते दोनों देशों ने अमेरिका और यूरोप के प्रतिबंधों का सबसे ज्यादा दंश झेला है। हालांकि पहले इन देशों की आपस में नहीं बनती थी, दोनों एक दूसरे के करीब आने से कतराते नजर आते थे। कहा जा सकता है कि रूस के ईरान के साथ संबंध काफी जटिल रहे हैं। दोनों देशों के बीच कई मुद्दों पर ऐतिहासिक रूप से मतभेद रहा है, मगर इन दिनों ये दोनों देश गलबहियां करते नजर आ रहे हैं। अब ये अपने रिश्तों को सुधारने में लगे हुए हैं। रूस ईरान से रिश्ते मजबूत करने की पूरी कवायद कर रहा है। यही वजह है कि यूक्रेन में रूस के सैन्य अभियान के बाद मध्य एशिया के बाहर रूसी राष्ट्रपति की पहली यात्रा में व्लादिमीर पुतिन ने ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खमेनेई से मुलाकात की थी। इस यात्रा के दौरान राष्ट्रपति पुतिन ने ईरान में तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयब एर्दोआन से भी भेंट की थी। रिश्ते मजबूत करने की कवायद में ईरान भी पीछे नहीं है। बीते 7 दिसंबर को ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने रूस का दौरा किया था। इनकी मेजबानी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की थी। इस दौरान रईसी ने ईरान और रूस के बीच बढ़ते संबंधों पर संतोष व्यक्त किया। साथ ही ईरान की पड़ोस नीति के अनुरूप रूस के साथ सहयोग को महत्वपूर्ण बताया। सवाल उठता है कि आखिर रूस और ईरान करीब क्यों आ रहे हैं। सवाल ये भी है कि दोनों दुश्मन से दोस्त कैसे बने, अगर बने हैं तो इसके क्या क्या मायने हैं। क्या इनकी दोस्ती से अमेरिका सहित यूरोप को कोई फर्क पड़ना चाहिए? इन सभी सवालों के जवाब हम इस एपिसोड में जानने की कोशिश करेंगे। जैसा कि हमने पहले ही जिक्र किया है कि रूस और ईरान के रिश्ते काफी जटिलतापूर्ण रहे हैं। दोनों के बीच कई मुद्दों पर गहरे मतभेद थे। रूसी साम्राज्य और सोवियत संघ के दौर में ईरानियों का जिस तरह से दमन किया गया था, उसकी यादें ईरान में आज भी ताजा हैं। दोनों देश आर्थिक और ऊर्जा के मामले में एक दूसरे के प्रतिद्वंदी रहे हैं, मगर दोनों देशों की पश्चिमी दुनिया से अदावत यानी शत्रुता एक दूसरे को करीब लाती रही है। कहा जा सकता है कि रूस और ईरान ने कुछ समय के लिए अमेरिका से विरोधपूर्ण रिश्ते साझा किए हैं। हालांकि दोनों देश पहले इसे लेकर बहुत ज्यादा सावधान थे कि वे ज्यादा करीब न आएं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय अलगाव और पश्चिमी दुनिया द्वारा प्रतिबंधों को बढ़ाए जाने की कोशिशों को देखते हुए दोनों की नजदीकियां बढ़ीं। पश्चिम के साथ रिश्तों में खटास आने के साथ रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण के पहले से ही ईरान पर डोरे डालना शुरू कर दिया था। यह चौथा मौका था जब पुतिन और ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी मिले। इन मेल मुलाकातों से लगता है कि पश्चिम द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के चलते रूस ने ईरान को एक आर्थिक साझेदार के रूप में देखना शुरू किया है। दोनों देशों को अपनी अर्थव्यवस्थाओं को चलाए रखने के लिए इन प्रतिबंधों से निपटना है, और यह वो कारक है जो दोनों देशों को अक्सर करीब लाता रहा है। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद उसके ऊपर लगे प्रतिबंधों की वजह से उसकी अपनी अर्थव्यवस्था और रक्षा क्षेत्र नकारात्मक रूप से प्रभावित हुआ है। ऐसे में रूस उस मौके को भुनाने की कोशिश कर रहा है जिससे वह अपना युद्ध जारी रखने के लिए हथियार पा सके। यह महत्वपूर्ण है कि ईरान ने यूक्रेन में युद्ध के लिए रूस को अपना समर्थन दिया था। इसमें उसने रूस को अपने ड्रोन सहित हथियारों की आपूर्ति की। अगस्त में हुए मॉस्को फोरम में ईरान ने अपने उन हथियारों को भी दिखाया जो इससे पहले कभी किसी देश को नहीं बेचे गए। इन्हें खास तौर पर ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर के लिए डिजाइन किया गया था। इन हथियारों की सूची में जोहीर और अबाबिल ओपी बैलिस्टिक मिसाइलें, शहीद 129 और शहीद 133 ड्रोन के साथ साथ लंबी दूरी तक उड़ान भरने वाले अराश ड्रोन भी शामिल थे। खबर बताती है कि रूस इन हथियारों का उपयोग यूक्रेन युद्ध में कर रहा है। अब सवाल आता है कि रूस और ईरान अपनी साझेदारी से क्या हासिल करना चाहते हैं। तो आपको रूस के इरादे तो लगभग समझ आ ही गए होंगे कि वो ईरान के साथ साझेदारी से अपनी अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के अलावा यूक्रेन युद्ध को जारी रखने के लिए हथियार हासिल करना चाहता है। और अगर ईरान की बात करें तो वो रूस को ड्रोन देकर ईरान अपने हथियारों का दुनिया में एक तरीके से प्रचार कर रहा है। जैसा कि ईरान के कुछ सीनियर कमांडर दावे कर चुके हैं कि कुछ बड़ी ताकतें ईरानी हथियार खरीदने की इच्छुक हैं। इसके इतर ईरान अपने सैन्य उपकरणों का आधुनिकीकरण करना चाहता है। खासतौर पर वह अपने पुराने हो चुके सैन्य विमानों को रूसी तकनीक की मदद से आधुनिक बनाने की चाह में है। जानकार मानते हैं कि अपनी इसी कमी को पूरा करने के लिए ईरान ने यूक्रेन युद्ध में रूस का समर्थन किया है। नतीजन रूस ईरान को अपने हथियार देने के लिए सहमत हो गया। मार्च 2023 में ईरान ने कहा कि उसने रूस से Su-35 जेट खरीदने का सौदा किया। आगे सितंबर 2023 में ईरान को रूस में बने कई याक 130 ट्रेनिंग जेट मिले।
इसके अलावा नवंबर 2023 में रूस से मिले Mi-28 अटैक हेलीकॉप्टर, Su-35 लड़ाकू विमान और Yak-130 ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट के सौदे पर बात बन गई है और अब इन्हें आयात करने की प्रक्रिया भी चल रही है। इस सब के अलावा दोनों देश अमेरिकी वर्चस्व को भी चुनौती देना चाहते हैं। इस कवायद में रूस का नाम पहले नंबर पर आता है। ये दोनों बाजार से अमेरिकी डॉलर को बाहर का रास्ता दिखाने के लिए भी सहमत हुए हैं। चूंकि रूस अपने ऊपर लगे प्रतिबंधों को झेल रहा है, तो ऐसे में वो अमेरिका सहित यूरोप को ये दिखाना चाहता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी वो अलग थलग नहीं पड़ा है। उसके पास अभी भी दुनिया के देशों का साथ है। ईरान के जरिए वो यही संदेश देना चाहता है। इसके अलावा वो पश्चिम एशिया के दूसरे देशों को भी अपने पाले में मजबूती से खड़ा करने की कवायद में है। 6 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति पुतिन का सऊदी अरब और यूएई का दौरा इसी कोशिश का हिस्सा था। कुल मिलाकर कहा जाए तो रूस और ईरान दोनों को ही अमेरिका से चुनौती मिल रही है। दोनों ही तमाम प्रतिबंधों का सामना कर रहे हैं। दोनों की ही अर्थव्यवस्था पर प्रतिबंधों का असर पड़ रहा है, इसलिए दोनों का साथ आना स्वाभाविक है। हालांकि ये देखना दिलचस्प होगा कि ये साथ कहां तक होगा। अब बारी है रविवारी विशेषांक दुनिया मेरे आगे की। थाईलैंड के प्रधानमंत्री सरेथा थाविसिन ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि थाईलैंड और चीन जल्द ही अपने नागरिकों के लिए वीजा मुक्त प्रवेश शुल्क लागू करेंगे। चीनी नागरिकों को 1 मार्च से स्थायी आधार पर वीजा मुक्त प्रवेश दिया जाएगा। दरअसल पिछले साल सितंबर से चीनी आगंतुकों को वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति दी गई थी, लेकिन यह विशेषाधिकार एक सीमित अवधि के लिए ही था। गौरतलब है कि थाईलैंड की वीजा छूट नीति का उद्देश्य देश के पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देना है और चीन थाईलैंड में पर्यटकों का एक प्रमुख स्रोत है। साल 2024 की शुरुआत के साथ ही रूस ने ब्रिक्स समूह की अध्यक्षता संभाली है। इसके साथ ही ब्रिक्स समूह में नए देशों की एंट्री हुई है, जिसमें मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। गौरतलब है कि ब्रिक्स की शुरुआत दुनिया की सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों के द्वारा की गई, जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन शामिल थे। वहीं साल 2010 में इस समूह में दक्षिण अफ्रीका शामिल हुआ, जिसके बाद इस समूह का नाम ब्रिक्स रखा गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर 2 दिवसीय यात्रा पर नेपाल पहुंचे हैं। इस दौरान वह नेपाल के विदेश मंत्री NP सऊद के साथ भारत नेपाल संयुक्त आयोग की 7वीं बैठक में बतौर सह अध्यक्ष शामिल हो रहे हैं। गौरतलब है कि भारत नेपाल संयुक्त आयोग की स्थापना साल 1987 में हुई थी। यह दोनों पक्षों को द्विपक्षीय साझेदारी के सभी पहलुओं की समीक्षा करने के लिए एक व्यापक मंच प्रदान करता है। नेपाल भारत का पड़ोसी देश है, जो कि 5 भारतीय राज्यों सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के साथ 1850 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा साझा करता है। तो चलते हैं आज के सवाल की तरफ। तो आज का सवाल है, रूस और ईरान को एक ही शेर ने घायल किया है, इसलिए दोनों की चोट भी लगभग बराबर है। ऐसे में स्वाभाविक रूप से दोनों का साथ आना निश्चित था। इस कथन का परीक्षण कीजिए।